नमस्कार साथियों, मैं सुनील वर्नवाल अपने इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम एक करंट अफेयर्स की क्लासेज को शुरू कर रहे हैं और इसमें हमारा टारगेट होगा कि हम रोज़ प्रतिदिन की जो भी करंट अफेयर्स जो भी हो सकते हैं, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, विशेषकर पीसीएस के, चाहे वह जुडिशरी के हों या सिविल सर्विसेज के लिए हों, उसी को ध्यान में रखते हुए हम करंट अफेयर्स के कुछ जो तथ्य विशेष हैं उन्हें हम डेली टू डेली चर्चा करेंगे। साथियों, हमारा ये मानना है कि जैसे हम लास्ट में एग्ज़ाम के समय पे आके कुछ मैगजीन्स को पढ़ने लगते हैं, चाहे घटना चक्र हो या फिर परीक्षा मंथन हो या घटनासार हो, तो वहाँ पे हम बहुत सारा कभी कभी मिस गाइड भी होने लगते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि वो इतना पास, इतना एग्ज़ाम के बिल्कुल जब 15 दिन 10 दिन रह जाता है तो आती हैं, तो सारे इन्फॉर्मेशन को हमें कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम आपके बीच में ये करंट अफेयर्स डेली क्लासेज को लेके आ रहे हैं और होप सो कि आप लोग इसे काफ़ी इंजॉय करेंगे और इससे काफ़ी कुछ फ़ायदा भी उठाएंगे। तो साथियों, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो है क्वेश्चन है। एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा अपना सोचना है कि हम करंट अफेयर्स की चीज़ों को क्वेश्चन फॉर्म में लें, चूँकि ये प्री के लेवल पे हम बातें कर रहे हैं, तो प्री के एग्ज़ाम्स में हमारे सारे जो भी चीज़ें होती हैं वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होती हैं, तो इसलिए हम आपको पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इंफॉर्मेशन देंगे, देन उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं उन तथ्यों को भी हम साथ में मेंशन करते चलेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। प्रथम प्रश्न, सोहराई पेंटिंग। सोहराई पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? से संबंधित है। तो आपके सामने पहला विकल्प है, फर्स्ट विकल्प है हमारा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, और सी पे हम लेते हैं झारखंड, और डी पे हमारा आता है राजस्थान। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। सोहराई पेंटिंग, बेसिकली सोहराई पेंटिंग का नाम, पूरा नाम है सोहराई खोबर पेंटिंग। महत्वपूर्ण इसलिए है यह क्वेश्चन क्योंकि आज का हाल ही में जो है भारत सरकार द्वारा इस पेंटिंग को, सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग देने के संदर्भ में, जैसा कि आप लोगों को पहले से जानकारी होगी भी, अगर नहीं है तो हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जीआई टैग का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र, किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष में प्राकृतिक रूप से या विनिर्मित रूप से या उसका विनिर्माण किया जा रहा हो, और वह उस स्पेशली उसी भौगोलिक क्षेत्र में अगर उत्पन्न किया जाता है, उत्पादित किया जाता है, तो उस उत्पाद की विशेषता को ध्यान में रखते हुए, साथ ही उसके मार्केटिंग को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही वहाँ के लोग जो उसमें इन्वॉल्व हैं उसके उत्पादन में, उन्हें उसका अधिकतम लाभ मिल सके, और जो खरीदार हैं उन्हें उसके द्वारा चीटिंग न की जा सके कि कोई आके उस तरह से कह दे कि हम बना रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। इसी संदर्भ में सोहराई खोबर पेंटिंग जो है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। और यह सोहराई खोबर पेंटिंग कहाँ पे है, ये है किस राज्य से संबंधित है, तो वह राज्य है हमारा झारखंड। बेसिकली होता क्या है कि अब इसके संदर्भ में कुछ और तथ्यों को हम रखते हैं आप लोगों के सामने। तो सोहराई खोबर पेंटिंग बेसिकली ये भित्ति चित्र का एक प्रकार है। भित्ति चित्र का मतलब जो दीवालों पर एक तरह से अस्थायी रूप से चित्रित किया जाता है, चित्र बनाए जाते हैं, उसे भित्ति चित्र कहा जाता है। और यह झारखंड की जनजाति लोगों द्वारा इस तरह की पेंटिंग को किया जाता है। इस पेंटिंग की एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो वेजिटेबल यानी सब्जियों से प्राप्त रंगों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसमें
जो वहाँ पे आप हजारीबाग के आसपास की जो मिट्टियाँ हैं वहाँ पे आप देखेंगे या उसकी विशेषता को जब समझेंगे तो वहाँ पे मिट्टियों के कई रंग होते हैं, उन मिट्टियों के रंगों को भी मिलाकर इसमें प्रयोग किया जाता है। साथ ही इस सोहराई खोबर पेंटिंग में विशेष रूप से ज्यामितीय आकार जैसे लाइनिंग, फिर आप पॉइंट कह लीजिए, फिर कुछ धार्मिक प्रतीकों को भी यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारा सोहराई खोबर पेंटिंग। तो सोहराई खोबर पेंटिंग कहाँ से संबंधित है? झारखंड राज्य से। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस सोहराई खोबर पेंटिंग के साथ ही साथ एक और तेलंगाना का एक है, तेलंगाना का एक, हाँ, तेलिया रुमाल। ठीक है, तेलंगाना का एक तेलिया रुमाल है। तेलंगाना का तेलिया रुमाल, इस तेलिया रुमाल को भी जीआई टैग इस सोहराई खोबर पेंटिंग के साथ ही दिया गया है। तो इसमें इस तेलंगाना का जो तेलिया रुमाल है, इसकी खासियत क्या है कि यह रुमाल विशेष रूप से तीन रंगों का, लाल, काला और सफेद, इन तीन रंगों के पैटर्न पर बनाया जाता है। साथ ही साथ इस रुमाल की एक खासियत है, यह हैंड क्राफ्टिंग से ही बनाया जाता है, यानी हथकरघे से बनाया जाता है। इसमें मशीन का यूज, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का या बैटरी वाले मशीन का यूज नहीं किया जाता है। अगर इस तरह के मशीनों का उपयोग किया जाता है तो जो इसकी एक मूल विशेषता है, जो सॉफ्टनेस है, वो नहीं आ पाती है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 में भारत को कितने देशों के साथ रखा गया है? ए 85, बी 86, सी 87 एंड डी 88। तो हमें ये जानना है कि अभी हाल ही में ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जारी किया गया 2020। इस ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के संदर्भ में महत्वपूर्ण यह है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत उन 88 देशों में शामिल है। भारत उन 88 देशों में शामिल है जो इस ग्लोबल न्यूट्रिशन के संदर्भ में एक 2012 में एक टास्क रखा गया था, 6 सूत्री टास्क। और इसे कब प्राप्त करना था? इस टास्क को 2025 तक। तो आप समझिए कि इस टास्क को हमें जो प्राप्त करना था, मीन्स कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, एक ग्लोबल न्यूट्रिशन के संदर्भ में एक टास्क रखा गया। वो टास्क रखा गया 2012 में और उसमें 6 चीजें शामिल थी। वो 6 चीजें क्या शामिल थी, उसके संदर्भ में आपको, जो हम पीडीएफ में आपको मैटर देंगे, उसमें विस्तृत तरीके से बताया गया है। वो 6 चीजें, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण भी नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण यही है। और उसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि वो जो टास्क रखा गया था बेसिकली 6 सूत्री, उन 6 सूत्रों को, यानी कि जो उद्देश्य थे, उन्हें 2025 तक प्राप्त करना था। तो 2025 तक प्राप्त करने के संदर्भ में जब 2020 में देखा गया कि क्या अभी स्थिति क्या है, क्या ये सारे देश कहां तक पहुंच रहे हैं, तो उसमें निकल के आ रहा कि 88 देश ऐसे हैं जो कि 2025 तक तय इस टास्क को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है।
उसी में भारत भी शामिल है, अर्थात भारत भी 2025 तक यह पूर्व में तय 6 सूत्री टास्क को नहीं प्राप्त करने वाला है। तो इसको अगर इसके संदर्भ में इसको कंक्लूडाइज करें, समराइज करते हैं, तो ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 में भारत को कितने देशों के साथ रखा गया, तो हमारा उत्तर होगा 88। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संबंधित है एक एटालिन जल विद्युत परियोजना, एक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना। जैसा कि हम लोग लगातार देखते रहे हैं पीछे एग्जामों में कि इस तरह की परियोजनाओं को एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वह ये परियोजना किस नदी पर है या किस राज्य में है, तो उसी के संदर्भ में को ध्यान में रखते हुए हमने इस क्वेश्चन को बनाया है। ये महत्वपूर्ण है हमारे लिए, एटालिन जल विद्युत परियोजना। एटालिन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? ठीक, ए छत्तीसगढ़, बी आंध्र प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, एंड नेक्स्ट वन डी हमारा है तमिलनाडु। तो साथियों, इसे हमें समझना है कि एटालिन जल विद्युत परियोजना क्या है। तो इसके क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम तथ्य पर आते हैं। बेसिकली एटालिन जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में पिछले लास्ट 6 साल पहले इसका प्रपोजल रखा गया था कि एटालिन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाए। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। तो हमारा ये उत्तर हो रहा है इसके अकॉर्डिंग अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में एटालिन जल विद्युत परियोजना की स्थापना की जानी थी। यह प्रपोजल 6 साल पहले रखा गया था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह किस नदी पर है, तो वह नदी है हमारा ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी दिबांग। तो ये हम यहाँ पे रखते हैं, ब्रह्मपुत्रा की सहायक दिबांग नदी पर। दिबांग नदी। तो महत्वपूर्ण ये हो गया कि ये इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे किस नदी पर है? दिबांग नदी पर। ओके, तो साथियों ये इसके संदर्भ में कुछ एक दो बातें और बताते हैं कि ये एटालिन जल विद्युत परियोजना जो कि 6 साल पहले ही इसका प्रपोजल रखा गया था, लेकिन यहाँ पे चूंकि प्राकृतिक दृष्टि से आपको जैसा पता होगा नॉर्थ ईस्ट हमेशा से पर्यावरण की दृष्टि से काफी रिच रहा है और आज भी है। तो इसलिए यहाँ पे जो जल विद्युत परियोजना की स्थापना की जाने की बात की जा रही है, इसके स्थापना से बहुत सारी समस्याएं होने जा रही है कि पर्यावरणीय दृष्टि से बेसिकली, और साथ साथ वहाँ पे जो लोग प्रभावित क्षेत्रों में जो लाएंगे उनके संदर्भ में भी एक समस्या की बात की जा रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो पर्यावरण मंत्रालय है लगातार उसने जो है इसके लिए अनुमति नहीं दी है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है और इसका महत्व इसलिए है कि ये तो इसके शुरू हो जाने से विद्युत मीन्स ऊर्जा का उत्पादन होगा और वह ऊर्जा का उत्पादन नॉर्थ ईस्ट जो कि लगातार एक तरह से कह सकते हैं कि रेस्ट इंडिया यानी शेष भारत से छोटा सा प्रतीत होता है, वहां पे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। और दूसरा महत्व इसलिए भी है कि जो तिब्बत के क्षेत्र में आप देखेंगे चीन लगातार ब्रह्मपुत्रा नदी पर डैम बना रहा, बांध बना रहा और उसको आर्थिक शोषण भी, आर्थिक दोहन भी कर रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी भारत एक अच्छी स्थिति में रहना चाहता है कि अगर कल को कभी ब्रह्मपुत्रा नदी के पानी को रोकना चाहेगा चीन, तो हम एक पक्ष रख सकते हैं कि भाई हमारा एटालिन जल विद्युत परियोजना के लिए आवश्यक पानी को अबाध रूप से मिलना चाहिए और यह एक विश्व मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थिति होगी। इसी दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार एटालिन जल विद्युत परियोजना पर लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। ओके,
तो इसका मतलब ये हुआ कि एटालिन जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में जो दो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि यह किस राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में, और किस नदी पर है, तो वह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी दिबांग नदी पर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स। ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स इंडेक्स 2020। तो ये जो इंडेक्स एक जारी किया गया है, तो इसमें पूछा गया कि मीन्स भारत का स्थान कौन सा है। ओके, इस इंडेक्स में भारत का स्थान है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। लगातार आप अगर देखेंगे पीछे के क्वेश्चंस को जाके, तो इस तरह के सवाल यूपी में, बिहार में लगातार आते रहे हैं। चाहे सिविल की परीक्षा हो या जुडिशरी की परीक्षा हो, इवन वनडे के परीक्षाओं में भी इस तरह की सवाल आते रहे। तो यह हमारे हर परीक्षा की दृष्टि से यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस सवाल को देखते हैं कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान है। ये हो गया हमारा 76, बी 74, सी 72 एंड डी हमारा है 78। ओके, तो साथियों महत्वपूर्ण ये है, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम थोड़ा सा जानना बताएंगे आपको कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स एक्चुअली है क्या। यह इंडेक्स जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है हर वर्ष, और इसको जारी करने का मुख्य कारण है कि यह एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स यह शो करता है कि प्रत्येक देश जो पारंपरिक तरीके से ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है उसको बदलकर रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा की भागीदारी को लगातार अपने देश में किस तरह से कितने स्तर पर बढ़ा रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए यह ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान जो है 74 है। 74 का मतलब क्या, जबकि लास्ट ईयर 2019 में भारत की स्थिति क्या थी, 76। 2019 में 76। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि भारत ने पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस किया है, यानी कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा की भागीदारी को ज्यादा तेजी से बढ़ाया है अन्य देशों की तुलना में, यानी कि इसलिए भारत को 2 अंकों का फायदा हुआ है। तो ये हो गया हमारा कि इस बार 74 है। एक चीज और यहाँ पे जानने वाली बात है कि क्या इस इंडेक्स में, जैसा कि आप सवाल देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि इस इंडेक्स में कुल कितने देश से, तो हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितने थे, 115 देश। ठीक है, अब इस 115 देशों में हम प्रथम 3 देशों की स्थिति को भी देख लेते हैं कि कौन है, क्योंकि कभी कभी इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन में के जो जारी किया गया उसमें कुल कितने देश थे। फिर जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन या इस तरह की स्टेटमेंट बनने की संभावना रहेगी। तो हमारा दायित्व है और हमारी कोशिश भी है कि हम आपको जो भी सवाल या जो भी तथ्य रखें उसमें फिर कोई चीज छूटने ना पाए। इसी को ध्यान में रखते हुए 115 देश टोटल इसमें शामिल है, और इसमें जो प्रथम 3 देश हैं, फर्स्ट वन, इसमें फर्स्ट वन आप देखेंगे तो स्वीडन, सेकेंड वन स्विट्जरलैंड, एंड थर्ड वन आप देखेंगे फिनलैंड है इसमें। फिनलैंड, ठीक है, ये हो गया हमारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स। नेक्स्ट वन, इसमें और कुछ शायद है नहीं,
जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसे जारी कौन करता है, ये भी जान लेना जरूरी है। तो विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच द्वारा या डब्ल्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच द्वारा इसे जारी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है और वह हमारी सेना से जुड़ा हुआ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लगभग सभी भारतीयों के मन में एक बात को लेकर एक हलचल होती रहती कि काश हमें भी मौका मिलता सेना में काम करने का। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हमारी सेना ने एक प्रपोजल पास किया है कि वह आम भारतीय लोगों को भी सेना में कुछ वर्षों तक सेवा का अवसर देना चाहती है। उसी के संदर्भ में हमारा ये सवाल है कि हाल ही में, यानी ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं, भारतीय सेना द्वारा जो सेना द्वारा टूर, सेना द्वारा टूर ऑफ ड्यूटी, टूर ऑफ ड्यूटी नाम से आम भारतीयों के लिए जो सेवा शुरू की जा रही है, उसमें कितने वर्ष की सेवा है शामिल है। ठीक है, सेवा शामिल है। ए 2 ईयर, 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, एंड डी हमारा 5 वर्ष। तो महत्वपूर्ण ये है ASC, मीन्स कहने का है कि सेना द्वारा जो टूर ऑफ ड्यूटी नाम से एक आम भारतीयों के लिए जो सेवा शुरू की जा रही है उसमें कितने वर्ष की सेवा शामिल है। तो साथियों वह सेवा शामिल है हमारी 3 वर्ष। कितने वर्ष है शामिल है? 3 वर्ष। एक्चुअली सेना लगातार जो है यंगस्ट को अब कमी खल रही है, मतलब भारतीय सेना में युवाओं का मोह धीरे धीरे कम होता जा रहा। तो युवाओं को आकर्षित करने के लिए सेना ने यह प्रपोजल पास किया है कि टूर ऑफ ड्यूटी का। इससे क्या होगा कि लोगों के अंदर एक सेना में सेवा करने की भावना जगेगी और इससे सेना के प्रति लोगों में एक पॉजिटिव नैरेटिव भी बनेगा। साथ ही साथ सेना में देखा गया है कि इधर भी बहुत सारे अधिकारियों की लगातार कमी खल रही है, लोग छोड़ देते हैं, या जैसा कि हम लोग जानते हैं भारतीय से प्रशासनिक सेवा में हमारे यानी IAS PCS की तैयारी में आ जाते हैं। तो इससे भी सेना को इस तरह की सेवाओं का यानी युवाओं की कमी खलती है। तो इस युवाओं की कमी को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना द्वारा यह एक प्रपोजल लाया गया है जिसे नाम दिया गया टूर ऑफ ड्यूटी। ये टूर ऑफ ड्यूटी और इसके तहत जो है हमें 3 साल की सेवा आम भारतीयों को करने का मौका मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और वो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। लेकिन लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट बहुत बेहतरीन सवाल है और इसे आप देखिए कि आप हुआ क्या है कि कोविड-19
कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। देश लगातार 2 महीने से ज़्यादा की स्थिति से लॉकडाउन में पड़ा फंसा हुआ है। तो इन सब चीज़ों में आप देखेंगे बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपनी अपनी अभिवृत्ति, अपनी अपनी सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे कुछ संगीतकारों ने भी अपने कला को एक विस्तृत आयाम दिया, यानी उसको विकास किया है। उसी संदर्भ में हमारा प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस घराने द्वारा चार नए रागों का विकास किया गया? साथियों, थोड़ा सा आज हमारा मार्कर हल्का चल रहा है, बट कोई बात नहीं है। आपको हम पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। जो भी यहाँ पे अगर दिक्कत आ रही हो, आप पीडीएफ से आप उसे समझ लेंगे। ओके। वैसे भी हम ओरली तो बोल ही रहे हैं, थोड़ा सा थोड़ा सा हमें अवसर दिया जाए, इस कमी को आगे से ध्यान में रखा जाएगा। तो सवाल ये है कि हाल ही में किस घराने द्वारा 4 नए रागों का विकास किया गया? तो आपके सामने हम ऑब्जेक्ट एक विकल्प भी रख देते हैं। ये हम विकल्प है हमारा है किराना घराना, बी विकल्प है हमारा काशी घराना, सी विकल्प है हमारा अतरौलिया घराना, अतरौलिया घराना ये मित्रों हमारा पड़ता है मेरठ, सॉरी अलीगढ़ में। एंड डी है हमारा लखनऊ घराना। तो सवाल ये है हमारा कि हाल ही में किस घराने द्वारा 4 नए रागों का विकास किया गया? तो विकल्प है किराना घराना, काशी घराना, लखनऊ और अतरौलिया घराना। तो इसका उत्तर है हमारा काशी घराना। मीन्स बनारस, जो बनारस में जो संगीत का जो शास्त्रीय संगीत का या शास्त्रीय कला का जो विकास हुआ है, उस क्षेत्र को विभिन्न घरानों में बांटा गया भारत के संदर्भ में। तो इसी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का जो बनारस का जो क्षेत्र है, उसे काशी संगीत घराना कहा जाता है। तो जो काशी संगीत घराना है, इस काशी संगीत घराने में लगातार सितार वादक, आपका संतूर वादक और शास्त्रीय संगीत में भी बहुत सारे लगातार इसमें नाम आप देखेंगे। आप इसी में देखेंगे कि साथ ही ये जो हमारा ये घराना है, अगर आप देखें तो कि बनारस में है, और बनारस हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है। तो कह रो एक अलग मुद्दा है, लेकिन सवाल ये है कि जो ये जो हम बात कर रहे हैं 4 नए रागों का, 3 रागों के संदर्भ में भी जान लेते हैं। उत्तर तो हमने आपको बता दिया कि ये काशी संगीत घराने का है, बट वो 4 राग हैं कौन? ये जो 4 नए राग हैं, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। एक तो है यहाँ पे शास्त्रीय संगीत, और दूसरा है सितार से संबंधित है नया राग। तो जो शास्त्रीय संगीत है, इस शास्त्रीय संगीत में अगर हम देखते हैं कि एक सुचरिता गुप्ता, तो ये 2 राग इन्होंने बनाया है। तो ये 2 राग किससे संबंधित हो गए हमारे? अगर आप देख रहे होंगे तो ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। क्यों? क्योंकि सुचरिता गुप्ता जो है शास्त्रीय संगीत से है। तो इन्होंने जो 2 राग बनाए हैं, उनका नाम क्या है? एक तो है राग ऋचा,
राग ऋचा, दूसरा है राग शबनमी। आप आवाज पर ही फोकस करें साथियों, आज मिस्टेक हो गया है बट फिर भी राग शबनमी। और ये है राग ऋचा। बेसिकली उन्होंने राग ऋचा जो है सुचरिता गुप्ता की बेटिया का नाम है ऋचा, तो उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे राग ऋचा रखा है। और राग शबनमी जो है इनकी जो शास्त्रीय संगीत की जो गुरु है शबनम जी, उनके नाम पर उन्होंने इसका नाम राग शबनमी रखा है, सुचरिता गुप्ता। तो एक सवाल यहाँ पे आगे भी बन सकता है कि सुचरिता गुप्ता किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तो हमारा हो जाएगा शास्त्रीय संगीत से। ठीक, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं बाकी के जो दो राग हैं। वो राग सितार वादक द्वारा बनाया गया है और वो सितार वादक है पंडित शिवनाथ मिश्रा। पंडित शिवनाथ मिश्र या मिश्रा, ठीक है। तो पंडित शिवनाथ मिश्र द्वारा ये राग बनाए गए हैं और इन दो रागों का नाम है, एक तो हो गया गंगा रंजनी, गंगा रंजनी। दूसरा जो है उसका नाम क्या है, शिव मंजरी। शिव मंजरी। महत्वपूर्ण यह है कि जो पंडित शिवनाथ मिश्र जी ने जो राग बनाया है गंगा रंजनी और शिव मंजरी, ये दोनों जो है सायंकालीन है। किस काल के हैं, सायंकाल। आप जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस तरह के जो भी हमारे शास्त्रीय संगीत है वो समय के आधार पर भी बांटे गए हैं। राग भैरवी, राग तुगलकी, सॉरी तुगलकी नहीं, इस अलग अलग राग भैरवी, राग तोड़ी, है ना। तो उसी संदर्भ में बट उनका अपना एक समय होता है। कोई राग ऐसा होता है जो सिर्फ सुबह में गाया जाता है, कोई ऐसा होता है शाम में गाया जाता है। तो ये राग, ये दोनों दो राग हैं, ये सायंकालीन राग हैं। दोनों राग सायंकालीन है। एक महत्वपूर्ण बात और यहाँ पे हम आप लोगों को मेंशन कर दें कि पंडित शिवनाथ मिश्रा जी ने पिछले वर्ष अटल जी की मृत्यु के आसपास के बाद उन्होंने एक राग बनाया था और उसका नाम उन्होंने दिया था राग अटल कल्याण। क्या नाम दिया था उन्होंने, राग अटल कल्याण, एक नया राग। तो इस तरह से अगर हम इसको थोड़ा सा कंसाइज करते हैं, फिर से समराइज करते हैं, तो जैसा कि सवाल हमने आप लोगों से पूछा था कि हाल ही में जो 4 नए रागों का विकास किया गया है वो किस घराने से संबंधित है, तो आपका विकल्प था, हमने बताया किराना घराना, काशी घराना, अतरौलिया घराना और लखनऊ। तो आपने देखा कि ये काशी घराने से जुड़े हुए हैं दोनों लोग। और एक तो सुचरिता गुप्ता जी हैं, दूसरा पंडित शिवनाथ मिश्रा जी हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात कि ये सुचरिता गुप्ता ने जो दो राग बनाया है वह शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ है और पंडित शिवनाथ मिश्रा जी द्वारा जो विकसित किया गया वह राग वो सितार से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात कि पंडित शिवनाथ मिश्रा जी ने एक नया राग पिछले साल बनाया था, अभी भी उसका भी मंचन नहीं हुआ है, उसका नाम अटल कल्याण रखा गया है, उन्होंने खुद से रखा है। इस तरह से हमारा ये आज का अंतिम सवाल था और होप सो साथियों कि आप लोग इसे पढ़ेंगे और सुनेंगे तो आपको निश्चित तौर पर अच्छा महसूस करेंगे। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि यहाँ से निश्चित तौर पर आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न मिले। थैंक यू सो मच।